तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को खेत में भागते हुए देखते हैं जो कि अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। तभी उनको दो बच्चियां दिखती हैं। तभी वो उनके पीछे जाती है और पहुंच जाती है एक कुएं के पास। अचानक से कुएं से जंजीर निकल कर उसके पैर में बन जाती है और उसको कुएं के अंदर घसीट कर लेकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं साक्षी को जो कि स्कूल में टीचर है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है ईशानी, जिसको धूप से एलर्जी है, यानी कि जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उसकी त्वचा चलने लगती है लाइक फायर। इसके कारण से वो दिन में कहीं नहीं निकल पाती और स्कूल भी बड़ी मुश्किल से जा पाती है। पूरा का पूरा शरीर उसको ढकना पड़ता है और ऐसे तो कोई भी अपनी बच्ची जिंदगी से हताश हो जाएगी, लेकिन उसकी माँ उसको मोटिवेट करती रहती है। साक्षी एक पुलिस ऑफिसर समर के घर पे रहती है। साक्षी काम पर जाती है तो रानी उसकी बेटी का ख्याल रखती है। पिछले भाग में जब रानी ने उसके माँ बाप को मार डाला था तो साक्षी गई थी पुलिस स्टेशन अपना जुर्म कबूल करने के लिए। वहाँ उसकी मुलाकात समर से होती है और जब वो वहाँ पर जाता है तो पाता है कि वहाँ पर तो कोई भी लाश नहीं है। साक्षी भी हैरान थी कि लाशें तो यहीं पर ही थी, तो कहीं गई कहाँ। उसको लगता है कहीं राजवीर जिंदा तो नहीं है, अगर बच गया होगा तो वापस जरूर आएगा। साक्षी हमारी जो पेट से थी, इसके बाद उसको जान भी होती है। साक्षी की मदद करते हुए समर ने उसको अपना घर दे दिया रहने के लिए और साथ में कई साल भी हो गए थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रात में चुड़ैल टाइप की चीज ईशानी के पास आ जाती है और उसको अपने काबू में कर लेता है। इसके बाद ईशानी चलकर बाहर जाने लगती है। तभी बाहर उसके पीछे जान भी जाती है, लेकिन तभी कुछ लोग गाड़ी से निकलते हैं और ईशानी को और बच्ची को दोनों को उठा जाते हैं। साक्षी समर के साथ बाहर थी और जब वो बाहर घर आती है तो उसकी सांसें रुक जाती है क्योंकि ईशानी और रानी कहाँ पर है। समर पता लगा लेता है कि कुछ लोग आए थे गाड़ी से और उसको उठा कर ले गए। इस से समझ जाती कि उसे उसी गन्ने के खेत लेकर गए होंगे और दोनों थोड़े बहुत पुलिस वालों के साथ पहुंच जाते हैं खेतों में, जो कि पहले वाले भाग में हरा भरा था लेकिन अब सूख चुका है। साक्षी को एक बच्चा दिखता है जो कि गुड़िया पैकर चला जाता है और धीरे धीरे उनको और गुड़िया मिलने लगती हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं एक कुएं के पास। लेकिन तभी कोई बच्चे उनके ऊपर पथराव करना चालू कर देते हैं। साक्षी के सामने आ जाता है राजवीर जो कि अभी भी जिंदा था और वो उसको उठा ले जाता है उसे बेहोश करके। हमें देखने को मिलता है कि कुएं के अंदर ये गुफा है और खूब सारे कमरे हैं और एक कमरे में पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था और जहाँ पर ज्यादातर मर्द है और थोड़ी बहुत औरतें। गांव के बड़ा ताऊ कहता है कि आखिरकार हमें ये माँ बेटी मिल ही गई। वहाँ पर एक औरत है जो कि प्रधान जी की दादी है। प्रधान जी एक कमरे में रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें भी धूप से एलर्जी टाइप है। दासी प्रधान जी की पत्नी थी और वो भी उससे बात करती थी और कोई भी नहीं। और ताऊ कहता है कि 3 दिन ना कोई घर से बाहर जाएगा और ना ही आएगा और तीसरे दिन राजवीर की चोरी का समर्पण होगा और समर्पण से पहले राजवीर की जिद्दी घरवाली की बलि चढ़ेगी। साक्षी चिल्लाने लगती है कि कहाँ है मेरी बच्ची, क्या करने वाले हैं उसके साथ। फिर तभी सभी को खूब सारी औरतों के छींकने की आवाज आती है तो दासी हमारी साक्षी को बेहोश कर देती है और आवाज गायब हो जाती है। लड़कियां साक्षी को ले जाकर एक कोठरी में बंद कर देती हैं। ईशानी को भी एक कमरे में बंद करके रखा था जिसे काढ़ा पिलाने आता है सालिन नाम का बच्चा। ईशानी काढ़ा पीने से मना कर देती है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था काढ़ा। साक्षी जहाँ पर बंद थी वहाँ पर एक और दरवाजा था जो कि बंद था। साक्षी किस्मों कैसे किए जा रही थी कि वो बाहर निकलने के लिए। दासी वहाँ पर आकर कहती है कि तेरे बच्चे का समर्पण हमारे लिए खुशहाली लेकर आएगा। साक्षी चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर से वो एक वही चुड़ैल वाला साया प्रकट हो जाता है जो कि दासी का ही था। दासी अपने उस साये की मदद से किसी को भी देख सुन सकती थी, उसको काबू में कर सकती थी और दासी को तैयार करना था ईशानी को समर्पण के लिए। तो वो उसके पास जाती है और प्यार से बात करते हुए उसे काढ़ा पिला देती है। एक जगह से खून टपक रहा था जो कि दासी कटोरी में इकट्ठा कर लेती है और फिर जाती है प्रधान जी से मिलने और प्रधान जी के ऊपर वही खून डालते हुए कहती है कि छोरी ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया है, ये टिक जाएगी। फिर साक्षी को उस बंद दरवाजे के पीछे से ईशानी की आवाज सुनाई पड़ती है। साक्षी दरवाजा खोल के बाहर निकलती है तो भूल भुलैया जैसा रास्ता बना हुआ था। एक जगह उसे दिखाई पड़ता है कि धागे से रास्ते को बंद किया हुआ है और आवाज वहीं से आ रही थी और साक्षी धागा तोड़ के आगे बढ़ जाती है तो उसे वहाँ पे एक बच्ची दिखाई पड़ती है। ईशानी को दरवाजा खुला मिल जाता है तो वो भी निकल लेती है अपनी माँ को ढूंढने के लिए और उसको भी 3 छोटी बच्चियां दिखाई देती है। साक्षी को भी अब 3 बच्चियां दिखती है। 3 बच्चे ईशानी को बाहर का रास्ता दिखाती है तो ईशानी बाहर जाने लगती है, लेकिन धूप के कारण उसकी त्वचा जलने लगती है। दासी को जब ईशानी नहीं दिखती तो अपने काले साये को भेजती है पता लगाने के लिए। जब तक जाती है तो फटाक से उसको वापस लेकर आ जाती है। दरअसल दासी भी धूप में नहीं जा सकती थी, उसको भी एलर्जी धूप से। गाँव वाले ये सब इस चीज को अनोखी शक्ति मानते थे। साक्षी को फिर से कई सारी औरतों के चीखने की आवाज आती है तो वो उनके पीछे जाती है। ईशानी पूरी तरीके से जल गई थी तो उसको और अपने आप के ऊपर वो लेप लगाती है ठीक होने के लिए। होश आने पर उसको दासी फिर से काढ़ा देती है पीने के लिए। ताऊ दासी से कहते हैं कि इससे पहले की 3 छोरियां मर चुकी हैं तेरे से, इस बार काम हो जाएगा नहीं। इससे कहती है कि बाहर की छोरियां प्रधान जी की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती, ये छोरी कमजोर नहीं है, प्रधान जी को ठीक करने की शक्ति है इसमें। गाँव वालों का मानना था कि प्रधान जी बीमार है इसलिए गाँव में सूखा पड़ रहा है, अगर उनकी तबीयत और बिगड़ी तो पूरा गाँव ही खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका सही होना जरूरी है गाँव में। समर को डिपार्टमेंट से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी तो सोचता है कि वो खुद ही ईशानी को बचाएगा और वो घुस जाता है अकेले ही कुएं के अंदर। तब ईशानी दासी से कहते हैं कि मैं तो कोई कहानी सुनाओ। दासी बताती
कि एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सूर्य महाराज की तपस्या करी और सूर्य महाराज की कृपा से उसके घर एक छोरी हुई, लेकिन छोरी देख के राजा कुछ से अलबुला हो गया, क्योंकि राजा को छोरा चाहिए था। छोरी तो बिल्कुल भी नहीं, छोरी सो बोझ होती है। राजा ने सूर्य महाराज से शिकायत करी कि मुझको छोरा चाहिए, इस छोरी को मैं यहीं पर ही छोड़ के जा रहा हूँ। और सूरज भी क्रोध में तप गया और बोला कि मैं छोरी को अपनी अग्नि से यहीं पर ही भस्म कर दूंगा। सूरज की तेज किरणों से शरीर भस्म होने लगा, उसका पूरा शरीर लाल हो गया। वो छोरी झुलसती रही जब तक कि सूरज थककर सोने नहीं चला गया। छोरी अधमरी हो गई थी, लेकिन रात में गुफा से एक आदि मानव आया और वो छोरी को अपने साथ गुफा में ले गया और उसने छोरी को छू के अपनी शक्ति से उसको ठीक कर दिया। आदि मानव एक राजकुमार था जो कि अंधेरी गुफाओं में रहा करता था। राजकुमार एक अकेला था, लेकिन उसके पास अब एक नन्ही सी छोरी आ गई थी। वो छोरी बहुत ही खास थी और छोरी को भी उस राजकुमार से लगाव हो गया और वो उसकी सेवा करने लगे। राजकुमार उसकी सेवा से बहुत खुश हुआ और उसने छोरी को अपनी शक्तियां भी दे दी और जल्दी एक बहुत सुंदर औरत बन गई। राजकुमार की उम्र नहीं बढ़ती थी और उसने छोरी से शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और वो इंसानी पूछती कि राजकुमार मुझे भी सतिया देंगे क्या? दासी कहती है कि हाँ, लेकिन राजकुमार अभी बीमार है। अगर तुम उनके पास जाओ और तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो तो वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे और तुमको वो सती भी दे देंगे। इंसानी वो काढ़ा पीने लगती है और जब वो काढ़ा पीती थी तभी उस एक जगह से खून भी निकलता था, जो कि दासी प्रधान जी को पिलाती थी। जाकर साक्षी पहुंच जाती है एक जगह जहाँ पर उसे खूब सारी औरतें दिखती हैं, जो कि कह रही थी वो मेरी बेटी को मार देंगे, मेरी मदद करो। अगले पल हमको देखने मिलता है कि वो सारी औरतें जंजीर से बंधी हैं और दूसरे ही पल उनको कोई मार डाल रहा है और तीसरे ही पल वो गायब भी हो जाती हैं। फिर उसको देखी हैरानी, जंजीर से बंधी हुई इसको राजवीर मार डालता है और उसको घसीटते हुए ले जाकर एक सुरंग में ढेर देता है। ईशानी का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है तो दासी खुश हो जाती है और अब राजवीर आ जाता है साक्षी के पास और उसको कोड़े से पीटना चालू कर देता है। दासी साक्षी के पास आकर कहती है कि अब तेरी छोरी औरत बन गई है जो काढ़ा ईशानी को पिलाती रहती थी, तो उसकी वजह से 7 साल की उम्र में ही ईशानी के मासिक धन चालू हो गए। दासी के हिसाब से अब वो समर्पण के लिए तैयार हो चुकी थी। राजवीर साक्षी को कोड़े मार मार कर एकदम लहूलुहान कर देता है। दासी ईशानी को समझाती है कि मर्द प्रधान होता है और मर्द का जब कदम औरत की कमर तक आ जाए तो उसको मर्द की सेवा में लग जाना चाहिए। प्रधान की सेवा करने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है और तेरे सपनम से ही तेरा सम्मान बढ़ेगा। साक्षी को जब होश आता है तो उसको सुरंग से आवाजें आती है जहाँ पर राजवीर रानी को फेंका था और साक्षी भी उसी में घुस जाती है और गिरते पड़ते जा पहुंचती है कुएं में, जहाँ वो देखती है कि कुएं के अंदर बहुत सारी महिलाओं की लाशें पड़ी हैं और रानी की लाश भी वहीं पड़ी थी जिसको राजवीर ने मारा था। वो लाशें साक्षी को घेर लेती हैं और वो सब उस पर हाथ रख देती हैं और उसको कुछ होने लग जाता है और समर्पण देने के लिए तैयारी चालू हो जाती है। शालीन की माँ जन्म देते ही मर गई थी, उसकी जुड़वा बहन थी, लेकिन छोरी होने के कारण उसको मार डाला गया, लेकिन वो बच गया क्योंकि वो लड़का था और वो नहीं चाहता था कि ईशानी के साथ भी वैसा ही हो। ताओ राजवीर से कहते हैं कि या अपनी लुगाई को लेकर आ, समर्पण से पहले उसकी बलि चढ़ानी है और गाँव की औरतों को सीख देनी है, जो समझदारी करेगा उसका यही हाल होगा। समर को शालीन मिल जाता है और वो दोनों एक हो जाते हैं और वो बताता है कि ईशानी का समर्पण होने वाला है और उसको प्रधान जी के पास ले जाने वाले हैं और हमारे प्रधान जी आदि माना है और सब उन्हीं के वंशज है। वो लोग धूप में नहीं जा सके और वो सदियों से गुफा में ही रह रहे हैं और वो भी बीमार हो रखे हैं और ताऊ का कहना है कि अगर उनमें कुछ हो गया तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। समर्पण ही उनकी उम्र बढ़ाएगा। समर्पण माने यानी शादी, जो छोरी धूप में नहीं जा सकती वही प्रधान जी की सेवा कर सकती है। ईशानी को प्रधान जी की नई पत्नी बनाया जाएगा। प्रधान तो ठीक हो जाएंगी लेकिन ईशानी नहीं बच पाएगी। ईशानी को डोली में बैठाकर उसको बारात की तरह ले जाया जा रहा होता है। राजवीर साक्षी को ले जाने जाता है। साक्षी कमजोर नहीं रह गई थी, उन सबके उसके अंदर आ गई थी उन सभी औरतों की आत्माएं। साक्षी राजवीर को बुरी तरीके से धोते हुए उसको रस्सी से टांग कर मार देती है। साक्षी को समर मिल जाता है और वो निकल लेते ईशानी को बचाने के लिए। ईशानी को प्रधान जी गुफा के गेट के सामने बैठा दिया जाता है। गाँव वालों को खबर लग जाती है कि पुलिस वाला, तो वो उससे भिड़ने के लिए चले जाते हैं। समर भी उनसे भिड़ जाता है और साक्षी निकल लेती है ईशानी को बचाने के लिए। गुफा का दरवाजा खुलता है और दासी ईशानी को अंदर ले जाने लगती है। तभी प्रधान बाहर आके दासी को धक्का देकर ईशानी को जबरदस्ती ले जाने लगता है। ईशानी कहती है कि उनको हाथ कैसे लगाया, वो मेरी दासी माँ है, और प्रधान उसको लेकर चला जाता है और गुफा का दरवार बंद हो जाता है। एक पल को दासी को एहसास होता है कि गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी और वहाँ पर साक्षी आ जाती है जिसको दासी रोकने लगती है, लेकिन साक्षी को कोई भी डर नहीं रह गया था उसका। साक्षी उससे कहती है कि तुमको दिखता नहीं क्या, दासी को कोई भी सम्मान नहीं होता, उसकी कोई भी मर्जी नहीं होती। दासी को सभी मरी हुई औरतें दिख रही थी और उसको समझ भी आ गया था कि साक्षी अकेले नहीं है। और साक्षी कहती है कि प्रथा के नाम पे तुम्हारे हाथ बांध दिए गए हैं और तुमको कमजोर बना दिया गया है और तेरा प्रधान भी कमजोर है और उसको जिंदा रखने के लिए मेरी बेटी दासी नहीं बनेगी जैसे तू बनी है। साक्षी दासी को धक्का देकर गुफा का दरवाजा खोलने लगती है। दासी देती है कि सभी औरतें दरवाजा खोल रही है। दरवाजा टूट जाता है और साक्षी को ईशानी मिल जाती है। तभी प्रधान साक्षी पे हमला कर ईशानी को एक बक्से में लेकर चला जाता है। साक्षी जब बक्सा खोलती है तो प्रधान उस पर कुछ फूंक कर उसको कमजोर बना देता है उसको। फिर वो अपना आप को बढ़ाकर इंसानी के शरीर से कुछ खींचने लगता है। तभी दासी का काला साया आकर प्रधान को रोक
रोकते हुए ईशानी को बचा लेता है। दासिया प्रधान के जाल से बाहर आ चुकी थी और उसको समझ आ गया था जो हो रहा है वो सही नहीं है, इसलिए वो प्रधान के खिलाफ खड़ी हो जाती है और समीर भी उन गाँव वालों को पकड़ लेता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दासी अपनी बच्ची की तरह ईशानी का ख्याल रखने लगती है। सभी लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी कुएं से जंजीर बाहर आती है और साक्षी को घसीट कर बाहर ले जाने लगती है। प्रधान उसको खींच रहा था। दासी प्रधान से कहती है कि इसको छोड़ दे। साक्षी यहाँ पे कहती है इसको छोड़ देंगे तो ये फिर से वापस आएगा, इसलिए इसको यहाँ पे खत्म करना ही होगा। साक्षी ईशानी की जिम्मेदारी दासी के ऊपर छोड़कर चली जाती है प्रधान को खत्म करने के लिए। इसके बाद हमको बताया जाता है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक हर महीने 3 लड़कियों को बाल विवाह के लिए मजबूर करा जाता है। कहा जाता है कि संख्या में धीरे धीरे गिरावट हो रही है, लेकिन इस प्रश्न को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। और यही चीज बताते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी डरावनी नहीं है यार, सही बताऊं को, लेकिन मजेदार है, जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।